हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का मैंने आपको बताया था कि जो कृषि वाला चैप्टर है वो हमने उसको दो पार्ट डिवाइड करे हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो उसकी दो वीडियो होंगी। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है उसकी सेकेंड वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में तकनीकी सुधार समझाइए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में तो हमने वहाँ पर देखा था कृषि के महत्व को देखा, ठीक है, उसकी विशेषताओं को, समस्याओं को। तो अब हुआ क्या कि उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे सुधार किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय कृषि में तकनीकी सुधार, देखो हमें एक क्वेश्चन करे याद रखना कि आपसे पेपर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक तकनीक सुधार कहेगा तो ये आंसर देना है, ठीक है। तो भारतीय कृषि में निम्न तकनीकी सुधार किए गए थे। पहला आपका क्या था? अधिक उपज देने वाले HYV बीजों का प्रयोग करना, ठीक है। भारत में कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख सुधार किए गए, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल तथा कपास आदि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन आधुनिक बीजों ने परंपरागत बीजों का स्थान ले लिया। अर्थात HYV बीजों के प्रयोग से उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। सिंपल सा कहने का मतलब क्या कहता है, ये जो आपके HYV मतलब जो हाई वैरायटी के बीज होते थे, तो ये होता क्या था कि पहले हम जो एक परंपरागत बीजों को यूज़ करते थे, अब उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये हाई प्रोडक्टिविटी वाला हमने बीजों को इस्तेमाल किया ताकि हमारा प्रोडक्शन तीव्र गति से बढ़े। तो पहला सुधार हमने किया था। और दूसरा जो सुधार था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मतलब हमने जो केमिकल्स की जो खाद होती है उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। कृषि क्षेत्र में एक और अन्य सुधार देखा जा सकता है, क्योंकि अब कृषकों द्वारा कृषि करने के लिए रासायनिक खादों जैसे कि यूरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आपने यूरिया सुना होगा, जो बेसिकली वाइट कलर की होती है, चीनी टाइप की। तो यूरिया, तो वो सारी आपकी कौन सी खाद होती है? रासायनिक। अर्थात रासायनिक खाद के प्रयोग से उत्पादन की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 2016-17 में लगभग 260 लाख टन खादों का प्रयोग किया गया, ठीक है। और जो तीसरा जो सुधार था, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फसलों को बीमारी तथा कीड़ों मकोड़ों आदि से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात इसके लिए केंद्रीय पौधा प्रबंध कार्यक्रम तथा कीटाणुनाशक प्रबंध कार्यक्रम को भी अपनाया गया। तो सिंपल सा आपने देखा होगा कि आज के समय में जो भी गाँव में कृषि की जाती है तो उसको बेसिकली होता है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए तो उस पर हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो बेसिकली कौन सी दवाइयाँ होती हैं? आपकी कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कृषि करना। ये वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो हमारे साइंस की दृष्टि से हम कृषि करते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में एक अनोखा सुधार यह देखा गया था कि अब कृषकों द्वारा कृषि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से की जाएगी। वैज्ञानिक पद्धति से अभिप्राय फसलों, भूमि तथा बीज आदि के चुनाव से। अर्थात इस पद्धति के माध्यम से उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो इसका सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कि हमें बीज हो गए, जमीन हो गया, खाद, मतलब हमें जो भी चीज़ें यूज़ करना उस पर हमें रिसर्च करके यूज़ करें। जब रिसर्च करके यूज़ करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिक क्या होती है? बढ़ जाती है। और जो नेक्स्ट सुधार है, मशीनों का प्रयोग। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यांत्रिक साधनों का निरंतर उपयोग बढ़ रहा है, जैसे ट्रैक्टर, आपका थ्रेशर मशीन आदि। अतः कृषकों को इन मशीनों का क्रय करने के लिए बैंक तथा सहकारी समितियों द्वारा सस्ती कीमत पर ब्याज दिया जाता है। मतलब कि आज के समय में हम देखते हैं कि जो हम पहले हल या फिर बाकी जो जानवरों का इस्तेमाल करते तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो क्यों कहने का मतलब क्या है कि हम मशीनों के इस्तेमाल की ओर बढ़ चुके हैं, फिर हमारा जो दृष्टिकोण हो गया वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने तकनीकी सुधार देखे थे। अब हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसी को सुधार करने के लिए हमने कुछ संस्थागत सुधार किए थे, ठीक है। संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार दोनों डिफरेंस है। तो आपको क्वेश्चन देखना है पेपर में कि आपसे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय कृषि में निम्न भूमि सुधार किए गए, इसी को हम संस्थागत या फिर भूमि सुधार कह सकते हैं। पहला जो था, मध्यस्थों का उन्मूलन।
मध्यस्थों का मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं सिंपल सा है कि अगर एक किसान है, ठीक है, किसान अगर अपना प्रोडक्ट है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट जो उसने अनाज उगाया उसको बाजार में बेचने जाता है, तो बेचने से पहले जो लोग उसके बीच में आ जाते थे और उसकी फसल को ले लेते थे या फिर कम दाम पे उससे खरीद लेते थे, तो उनको ख़त्म कर दिया, तो वो लोग मध्यस्थ कहलाते हैं। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए एक अनोखा सुधार मध्यस्थों के उन्मूलन के तौर पर किया गया। मध्यस्थों से अभिप्राय जमींदार, साहूकार तथा महाजन आदि से। परिणाम स्वरूप अब कृषि करने वाले कृषकों का संपूर्ण भूमि पर वास्तविक रूप से स्वामित्व हो गया, ताकि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण बंद किया जाए। मतलब कि जो हमारे थे कृषि सुधार में संस्थागत सुधार द्वारा जो मध्यस्थ लोग आते थे किसानों के बीच में, उनको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सुधार था। और अगला आपका है लगान का नियमन। लगान का नियमन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान हो, किसी की भूमि पर लेके काम करता है, कृषि करता है, तो उसको कुछ होता था पहले कि जैसा मतलब अंधाधुंध टैक्स वसूला जाता था, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो या फिर उससे ज़बरदस्ती चीज़ें अपने हिसाब से जो जमींदार लोग होते थे वसूलते थे, तो संस्थागत सुधार के द्वारा उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो किसानों से गैर कानूनी ज़बरदस्ती कर वसूलों समाप्त करने के लिए लगान निश्चित कर दिए गए। अतः अब किसानों को अपनी फसल का 1/3 भाग जमींदारों को देना पड़ता है। तो सिंपल सा है कि मतलब अगर 1/3 भाग देखा जाएगा, 1/3 कि अगर कोई किसानों 100 किलो अनाज उगा रहा है, ठीक है, तो 100 किलो में से क्या करता है वो सिर्फ 25 किलो किसको, किसानों को, जो उनको देना पड़ेगा जमींदारों को, और बाकी जो उसका बचेगा वो खुद रखेगा किसान। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका चकबंदी। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड होगा, ठीक है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो सिंपल सा आपने सुना होगा, ये गांव में बेसिकली होता है। कृषि क्षेत्र में विघटित भूमि से संबंधित चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विखंडित भूमि को एक साथ मिला दिया जाता है। तो देखो, आपको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊँ चकबंदी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाँव में आपके खेत होंगे, तो क्या सारे खेत एक जगह होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो कुछ खेत आपके अलग अलग जगह पे होते हैं। तो जो चकबंदी होती है बेसिकली आपकी 15 साल में एक बार होती है। तो ये क्या होता है कि इसके द्वारा ये थोड़ा सा ये नियम होता है, रूल रेगुलेशन होता है, तो इसके द्वारा आपकी भूमि को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो जाएगा कि इकट्ठा कैसे, मतलब कि जहाँ आपकी भूमि होती है तो वहाँ जिसकी और पड़ती है उसको आपके यहाँ दे दिया जाता है और आपको वहाँ जोड़ दिया जाता है। तो चकबंदी के माध्यम से ऐसा किया गया था। और नेक्स्ट आपका सहकारी कृषि खेती। कृषि क्षेत्र में किसानों को सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया तथा किसानों को कम कीमत पर आगते तथा अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए सरकार द्वारा मदद की गई। तो एक जो सुधार किया गया था सहकारी पहले क्या होता था कि जो सिंगल किसान, जो एक इंडिविजुअल किसान अपना बेचता था मार्केट में, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि सहकारी कृषि मतलब आप सभी लोग एक साथ मिलकर कृषि करो और मार्केट में एक साथ अपना अनाज बेचो, तो वो क्या कहलाता था सहकारी। इससे क्या होता था, देखो सिंपल सा है कि अगर सभी किसान जाके अपना मान लेते इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी फसल का इकट्ठा किया और मार्केट में जाएंगे, तो उन्हें क्या होता है कि ज़्यादा फसल होने से उन्हें ज़्यादा पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी प्रोत्साहित किया गया था। और जो अगला आपका सुधार था वो क्या है, भारतीय कृषि में हुए सामान्य सुधार को समझाइए। सामान्य सुधार का मतलब जो नॉर्मली थे, ठीक है, उन चीज़ों को भी सुधार किया गया था। तो पहला जो सुधार किया गया था, भारतीय कृषि में कुछ निम्नलिखित सामान्य सुधार किए गए जो इस प्रकार से हैं। सिंचाई के साधनों का विस्तार। तो जैसे हमने पढ़ा था समस्याओं, तो एक समस्या थी नहीं, सिंचाई के साधनों का अभाव, तो उसका क्या कर देगा, उसमें सुधार किया गया था। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का तीव्र गति से विकास किया गया, जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी तथा सिंचाई सुविधाओं से संबंधित कुछ परियोजनाओं का भी विकास किया गया। अतः अब सिंचाई करना अत्यंत सरल हो गया, सिंपल से। और दूसरा सुधार किया गया था आपका वित्त का प्रावधान। वित्त का मतलब अब यहाँ पर पैसे की भी व्यवस्था हो गई, तो बेसिकली आपका सामान्य सुधार में आएगा। कृषि क्षेत्र में किसानों की साख संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत स्रोतों की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत सहकारी समितियां, नाबार्ड बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह संस्थाएं किसानों को सस्ती कीमत पर ब्याज प्रदान करती हैं। तो सिंपल सा मतलब पैसे का प्रावधान करने के लिए सरकार ने संस्थागत स्रोत बनाए थे। संस्थागत बेसिकली जो गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियाँ, तो ये लोग भी क्या पैसा प्रोवाइड करवाती थी।
ठीक है। तो इसमें आपका जैसे कि यहाँ पर बता रखा है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक एक ऐसी संस्था होती है, ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की वित्त की सहायता को पूरा करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये याद रखना कि आपके पेपर में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो बेसिकली 1982 में, ठीक है। और नाबार्ड बैंक का, हाँ ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा कि जो नाबार्ड होता है उसका पूरा नाम लिखो। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका लिखा है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या फिर आप इंग्लिश में बता सकते हो कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट आपका सुधार था नियमित बाजार एवं विपणन प्रणाली की व्यवस्था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, समस्या हमने पढ़ा था कि बाजार की दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पर वो सामान्य सुधार में किए गए थे। सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य किसानों को अधिक उपज के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराना तथा मध्यस्थों के शोषण से उन्हें बचाना। इन बाजारों को प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाता था। यह समितियां सुनिश्चित करती थी कि किसानों को उचित भुगतान तथा नाप तोल की विशिष्ट प्रणाली का निर्माण हो। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने मार्केटिंग की भी जो व्यवस्था करवा, और उस मार्केटिंग में जो सरकार का कोई एक अधिकारी होता था उस मार्केट को पूरा हैंडल करता था। अगर कहीं किसानों के साथ भेदभाव या फिर गैर बराबरी जैसी चीज़ें होती तो उन चीज़ों को सरकारी अधिकारी द्वारा उस चीज़ों में जाँच परोक्त की जाती थी, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट आपका है कीमत समर्थन नीति। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने इसको 11th में भी सुना होगा आपने, कीमत समर्थन नीति क्या होती है। तो इस नीति के, देखो बाई चांस आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में, तो आपको ध्यान रखना है इस नीति के अंतर्गत सरकार किसानों को अधिक उसकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देने को विश्वास दिलाती है, ताकि उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं या जैसे साहूकार, महाजन तथा जमींदार आदि से सुरक्षित रखा जाए। यह कीमत उत्पादक या किसान के हित में होती है, ठीक है, उत्पादक के हित में होती है तथा बाजार कीमत से अधिक होती है। तो कीमत समर्थन नीति का मतलब सिंपल से क्या है, तो ये बेसिकली जो कीमत समर्थन नीति होती है सरकार डिसाइड करती है। और ये सरकार जो डिसाइड करती है, जैसे कि मान लेते हो कोई किसान है, ठीक है, वो मार्केट में अपने अनाज को बेचने जा रहा है और मार्केट में जो कीमत है 10 रुपये, ठीक है, तो 10 रुपये वो किसान उसमें संतुष्टि नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सरकार एक कीमत डिसाइड करती है 15 रुपये। तो अब आप ही बताओ कि जो किसान होगा किसके पास अनाज बेचेगा, तो वो सरकार के पास बेचेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जो सरकार होती है कभी भी किसानों को ये उनके ऊपर मतलब उनको डायरेक्टली नहीं कहते कि आप मेरे पास ही, मतलब उन पर फोर्स नहीं करती है कि आप मेरे पास ही अनाज दो। वो कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में अच्छी कीमत मिले तो आप वहाँ पर बेच दो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कभी कभी हो सकता है जमींदार या फिर महाजन साहूकार द्वारा उनका जब कीमत को लेकर शोषण किया जाता है तो सरकार एक कीमत डिसाइड कर देती है, और जो बाजार कीमत से क्या होती है, ऊपर होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी कंटिन्यू मिलती रहे।